हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि एग्रीकल्चर एग्जाम्स। मेरा नाम है कृष्णा राजपूत। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस एएफओ की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो जो भी बच्चे आईबीपीएस एएफओ की तैयारी कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इस बार जब आईबीपीएस एएफओ का नोटिफिकेशन आया है तो उसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं एग्जाम पैटर्न को लेके, चाहे वो प्री का एग्जाम पैटर्न हो, चाहे वो मेंस का एग्जाम पैटर्न हो। तो जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में जिसका नाम है आईबीपीएस एएफओ यानी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। तो इस वीडियो में मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं एक बार मैं आपको बता देता हूं। तो इंट्रोडक्शन यानी कि कौन एग्जाम कंडक्ट करवाता है इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। पार्टिसिपेटिंग बैंक्स, तो कौन कौन सी बैंक्स जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं। नंबर ऑफ पोस्ट इस बार कितनी रिलीज की गई हैं आईबीपीएस के द्वारा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, नेशनलिटी, एज के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, थोड़ा सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो पूछे जाते हैं। साथ ही साथ में हम आपको लेटेस्ट सैलरी स्लिप दिखाएंगे जो कि जुलाई मंथ की है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो एग्जाम है ये आईबीपीएस कंडक्ट करवाता है। तो आईबीपीएस का हाल ही में एक कंप्लीट नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें आईटी ऑफिसर के लिए पोस्ट है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए पोस्ट है, राजभाषा अधिकारी के लिए पोस्ट है, लॉ ऑफिसर के लिए पोस्ट है, एचआर और पर्सनल ऑफिसर के लिए पोस्ट है, मार्केटिंग ऑफिसर के लिए पोस्ट है। तो जो हमारे काम की है, जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट के काम की है, वो है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर स्केल 1। ठीक है, तो इसके बारे में हम कंप्लीट जानने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इस बार जो है वैकेंसीज कितनी रिलीज की गई हैं। तो वैकेंसी इस बार निकाली गई हैं सिर्फ और सिर्फ 190। यानी कि इस बार अगर देखें तो नंबर ऑफ वैकेंसीज का जो डेटा है, हम कह सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो बहुत कम है पिछले के कंपैरिजन में और पिछले और के कंपैरिजन में। यानी कि पिछली बार जो थी वो लगभग 310 थी, उससे पहले 946 समथिंग थी, बट इस बार जो है वो नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम कर दी गई हैं, 190। अब इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। इसमें जो बैंक आपको दिख रही हैं जिन्होंने अभी तक अपनी वैकेंसीज रिपोर्ट नहीं की हैं, जैसे देखो बैंक ऑफ बड़ौदा ने 100 वैकेंसीज को रिपोर्ट किया है, और बैंक ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया कि भाई हमारे पास सभी जीरो है। ठीक है, हमारे पास कोई भी वैकेंसीज नहीं है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने रिपोर्ट किया है 90, तो 190 हो गई हैं। और बाकी देखो कौन कौन बैंक ने रिपोर्ट अभी तक नहीं किया, जैसे इंडियन बैंक हो गया, यूको बैंक हो गया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यानी कि अभी तक इन लोगों ने अपनी वैकेंसीज को रिपोर्ट नहीं किया है। तो हो सकता है प्रीलिम्स के एग्जाम के बाद आपको पता चल जाएगी कि इन बैंक्स में भी वैकेंसीज खाली हैं, या जब ये रिपोर्ट करेंगे तो पता चल जाएगा, चाहे वो प्री के एग्जाम के बाद हो चाहे वो मेंस के एग्जाम के बाद हो। तो इस बार जो है बढ़ने के चांसेस हैं, मतलब कि हो सकता है प्रीलिम्स के एग्जाम के बाद आपको देखने को मिल जाए कि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो बढ़ चुकी हैं। तो इस बार जो वैकेंसीज हैं वो 190 हैं। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसका एग्जाम कब कराया जाएगा। ठीक है, और इसकी फॉर्म फिलिंग कब से कब तक रहने वाली है। तो देखो, फॉर्म फिलिंग रहने वाली है 1 जुलाई से स्टार्ट है, 1 जुलाई से लेके 21 जुलाई तक रहने वाली है। मतलब कि 21 जुलाई आने वाला है, उससे पहले आपको फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। ठीक, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस और इंटीमेशन चार्जेस तो वही रहेगा, सेम डेट रहेगी। इसमें आप अपनी फीस को मतलब पैसे दे सकते हो, है ना, जो भी है फीस हो जाएगी। इसके बाद प्रीलिम्स का जो आपका कॉल लेटर है वो लगभग आ जाएगा अगस्त में आ जाएगा, और प्रीलिम्स का एग्जाम भी अगस्त में कराया जाएगा। ठीक है, प्रीलिम्स का एग्जाम अगस्त में होगा। प्रीलिम्स का रिजल्ट जो है वो लगभग आ जाएगा सितंबर अक्टूबर में। देन जो है आपका मेंस का जो कॉल लेटर है, यानी जिसे एडमिट कार्ड कहते हैं, वो लगभग अक्टूबर में आ जाएगा, और मेंस का एग्जाम जो है वो नवंबर में कंडक्ट करवाया जाएगा। यानी कि देखो बहुत सिंपल है, प्रीलिम्स का जो एग्जाम बेटा होगा, प्रीलिम्स का जो एग्जाम होगा वो आपका अगस्त में होगा, और जो मेंस का एग्जाम होगा वो नवंबर में होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि अभी चल रहा है देखो जुलाई, ठीक, तो जुलाई और अगस्त बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, तो तैयारी अपनी उसी हिसाब से करें। ठीक है, कि जितना आपके पास समय है, ठीक है, उसी हिसाब से मॉक टेस्ट और रिवीजन का जो आपकी स्ट्रेटेजी है वो प्लान करें। इसके बाद जो मेंस का रिजल्ट है वो लगभग नवंबर में आपको देखने को मिल जाएगा।
इंटरव्यू जो है वो नवंबर और दिसंबर में कंडक्ट कराया जाएगा और प्रोविजनल अलॉटमेंट जो है वो आपको मिल जाएगा जनवरी में। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और आपकी सैलरी जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डेट थी। अब कौन कौन सी बैंक्स जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं? ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा पार्टिसिपेट करता है, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक। तो ये इतनी सारी जो बैंक्स हैं, यानी कि 8 और 8 3 11 लगभग 11 बैंक्स जो है वो इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करती हैं। यानी कि आईबीपीएस इन सभी बैंक को जो है वो ये ऑफिसर्स प्रोवाइड करता है कि हम एग्जाम कंडक्ट करा देते हैं और जो है आपको ऑफिसर्स दे देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। एक पर्टिकुलर बैंक अगर सेपरेट बैंक का होगा तो बहुत ज़्यादा आपको बहुत फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा, हर बैंक का एग्जाम देना पड़ेगा। जैसे 2020 या 21 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपना अलग से करवाया था एक, जिसमें 100 एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की जरूरत थी, तो 100 वैकेंसीज थी समथिंग उसकी। चलिए इसमें थोड़ा सा एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी तो भैया सबसे पहले नेशनलिटी आपके पास होनी चाहिए, वो भी भारत की। ठीक है, अगर आप भारत के निवासी हो तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, पहला क्राइटेरिया। दूसरा है एज लिमिट। एज लिमिट की अगर मैं बात करता हूं तो मिनिमम जो एज है, मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए 20 वर्ष और मैक्सिमम होनी चाहिए 30 वर्ष। अब कुछ कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए जो है एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जैसे SC ST का अगर आप कास्ट से बिलोंग करते हैं तो एज रिलैक्सेशन है 5 साल का। तो मतलब कि अगर मैं कहूं कि SC ST के लिए मैक्सिमम एज क्या हो जाएगी फिर, तो कितनी हो जाएगी? 35 ईयर्स। ठीक। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर स्टूडेंट्स के लिए 3 साल का है और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ठीक है, ये जो स्टूडेंट होते हैं, जो अपाइज स्टूडेंट है, उनके लिए 10 साल का है। और एक्स सर्विसमैन, कमीशन्ड ऑफिसर इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमीशन्ड ऑफिसर, इनके लिए जो रखा गया है वो 5 साल का एज रिलैक्सेशन रखा गया है। तो कहने का अर्थ यह है जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स के लिए कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं है और जो ओबीसी में क्रीमी लेयर में आते हैं वो भी नहीं है। करेक्ट है। चलिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा? अपर एज लिमिट हो जाएगी। यानी एज लिमिट कितनी है? तो 20 to 30 और कुछ कैटेगरी के स्टूडेंट्स को एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। बाकी एज लिमिट तो मैं आपको बता चुका हूं। तो अगर आपने अपनी बीएससी एग्रीकल्चर के किसी भी सब्जेक्ट से या किसी भी स्ट्रीम से किया हुआ है तो आप आईबीपीएस एएफओ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट से आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। ध्यान रखना, अगर आपने एग्रीकल्चर यानी बीएससी एग्रीकल्चर से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, या बीएससी हॉर्टिकल्चर, या ग्रेजुएशन एनिमल हस्बेंड्री से, वेटरनरी साइंस से, डेयरी साइंस, फिशरीज साइंस, पीसी कल्चर, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन एंड बैंकिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी या डेयरी टेक्नोलॉजी, या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सेरिकल्चर, फिशरीज इंजीनियरिंग, ये तो पहले हो चुका है। ठीक है, या बीटेक एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट है ना, फूड साइंस से अगर आपने किया तब भी आप एलिजिबल हो। तो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए और डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। आपके पास लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट होना चाहिए, यानी डिग्री होनी चाहिए। वो जो है फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि वहां पर डिग्री जो है वो आपको अपलोड करनी होती है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 2 चीजें हैं, एक तो एज लिमिट है और दूसरा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन। ये बहुत जरूरी है क्योंकि पहले जो एग्जाम पैटर्न था, इससे पहले देखो होता तो प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू ही है, लेकिन पहले क्या था, जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता था उसमें सिर्फ क्यूआरई पूछा जाता था। क्यूआरई का क्या मतलब है? क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश पूछा जाता था। तीनों सब्जेक्ट्स के 50-50 क्वेश्चंस आते थे, यानी कि प्रीलिम्स का जो पेपर होता था वो 150 क्वेश्चंस का होता था। 150 क्वेश्चंस आते थे और हर सेक्शन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 40 मिनट रहते थे। ये टाइमिंग्स थी। रीजनिंग और क्वांट का एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता था, जबकि इंग्लिश का जो 50 क्वेश्चंस होते थे वो 25 नंबर के होते थे। ओवरऑल कट ऑफ निकालनी होती थी और सेक्शनल कट ऑफ निकालनी होती थी, देन आप मेंस का एग्जाम दे सकते थे। तो मेंस में पहले क्या था?
मेंस में सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर यानी प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चंस 60 पूछे जाते थे, देन आपका इंटरव्यू हो जाता था, आसानी से सिलेक्शन हो जाता था। अब थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसीजर थोड़ा सा टफ कर दिया गया है। अगर आपकी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश बहुत कमजोर है, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको एवरेज स्टूडेंट से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। समझ में आ रही है? जितनी मेहनत सब कर रहे हैं उससे ज्यादा आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रीलिम्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि पहले बच्चे क्या करते थे, एग्जाम से पहले क्या करते थे, सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ते थे। अब उनको एग्रीकल्चर भी पढ़ना पड़ेगा, क्यूआरई के अलावा एग्रीकल्चर भी पढ़ना पड़ेगा। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं, इस एग्जाम पैटर्न को, बहुत जरूरी है। तो देखो, प्रीलिम्स में आपके अब 4 सब्जेक्ट्स आएंगे। क्या आएंगे? 4 सेक्शन होंगे। एक में तो इंग्लिश लैंग्वेज के सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चंस आएंगे। पहले 50 आते थे, ठीक। 25 क्वेश्चन 25 नंबर के होंगे, और इंग्लिश में आएगी, मीडियम जो रहेगा वो इंग्लिश रहेगा। सॉल्व करने के लिए जो आपके पास टाइम रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट रहने वाला है। कितना रहने वाला? 20 मिनट, ठीक है। अब रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस आएंगे, 25 नंबर के होंगे। ये आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में देने को मिलेगा। तो जो बच्चे कंफर्टेबल हैं इंग्लिश में, वो इंग्लिश में अटेम्प्ट करेंगे, और जो बच्चे हिंदी में कंफर्टेबल है वो हिंदी में अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। हिंदी में क्वेश्चंस पढ़ेंगे, 20 मिनट इसको भी दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। देन आता है क्वांट के 25 क्वेश्चंस 25 नंबर के होंगे। ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे, 20 मिनट सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। पहले क्या था बेटा, पहले 50 क्वेश्चन इसके थे, 50 इसके थे, 50 इसके थे। 50 नंबर का ये था, 50 नंबर का ये था, ये 25 का था, और ये 50 का था। तो अब थोड़ा सा ये भी मतलब कम कर दिया गया, जस्ट आधा कर दिए गए हैं। इसके अलावा एक एडिशनल जोड़ा गया है, क्या? एग्रीकल्चर, यानी कि प्रोफेशनल नॉलेज के 25 क्वेश्चंस आएंगे, वो रहेंगे 50 नंबर के। कितने रहेंगे? 50 नंबर के रहेंगे। समझ में आ रही बात? सेक्शनल कट ऑफ, ओवरऑल कट ऑफ आपको निकालनी पड़ेगी, वो तो वैसे ही रहने वाला है, ठीक। 20 मिनट सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे इस सेक्शन को सॉल्व करने के लिए, यानी कि जो टोटल पेपर रहेगा वो 100 नंबर का रहने वाला है। कितने नंबर का? 100 क्वेश्चंस का रहने वाला है। 125 नंबर का पेपर रहेगा, ठीक। 80 मिनट लगभग सॉल्व करने के लिए मिलेंगे, यानी कि 1 घंटा 20 मिनट में आपको पेपर सॉल्व करना होगा। 1 घंटा 20 मिनट, करेक्ट है। तो ये आपका प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न हो जाएगा कि क्या क्या पूछा जाएगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने नंबर के होंगे, मीडियम क्या रहेगा, कितना टाइम आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लोगे, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद मेंस का एग्जाम होगा। पहले बेटा क्या होता था, पहले सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज पूछा जाता था, 60 क्वेश्चंस। अब देखिए, अब बहुत बड़ा चेंज किया गया है, बहुत बड़ा चेंज किया है। एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूं इसको भी। तो देखो, अब इसमें क्यूआरई भी ऐड कर दिया गया, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश ऐड किया गया है, और इसके अलावा इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव पेपर भी ऐड किया गया है। मतलब कि इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, और वो आपको ऐसे लिखना नहीं है, हैंड राइटिंग से नहीं लिखना है, आपको टाइप करना पड़ेगा, जैसे नाबार्ड में करना पड़ता है, ठीक है। तो धीरे धीरे ये लोग नाबार्ड की तरफ ही शिफ्ट हो रहे हैं, देखा जाए तो। मेंस के एग्जाम में इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चंस आएंगे, 30 नंबर के होंगे, ठीक। रीजनिंग 40 क्वेश्चंस, 40 नंबर, हिंदी इंग्लिश दोनों में पूछे जाएंगे। क्वांट 30 क्वेश्चंस, 30 नंबर, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। प्रोफेशनल नॉलेज यानी एग्रीकल्चर 50। अब ये वाला जो सेक्शन है ऊपर वाला, ये पूरा का पूरा बेटा रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप। कैसा रहेगा? ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, यानी कि 150 क्वेश्चन जो होंगे वो जो 200 नंबर के होंगे, ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। और इसको सॉल्व करने के लिए, दोनों को, सबको सॉल्व करने के लिए 125 मिनट दिए जाएंगे, यहां पर टाइम मेंशन है, ठीक। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे, दो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे। किसके? वो भी इंग्लिश के, जो आपको टाइप करने पड़ेंगे, ठीक। 25 नंबर की यानी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आएगी, ठीक है। 30 मिनट आपको इसे सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। तो जिन बच्चों की भी टाइपिंग बहुत कमजोर है, जिन लोगों को कीबोर्ड में क्यू को ढूंढने के लिए आधा घंटा लगता है, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आज ही से प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। थोड़ा सा स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, और आंसर राइटिंग जरूर करें, नहीं तो क्या होगा, इंग्लिश सब्जेक्ट है। सेमेस्टर में आपने ये फील किया होगा कि आप जितना कंटेंट पढ़ के जाते हो उतना आपको एग्जाम में याद नहीं रहता है। लगभग 50% 40% ही याद रहता है, आधा गायब हो जाता है।
तो यहाँ पे तो हमें टाइप करना है तो और गायब हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें अच्छी प्रैक्टिस चाहिए और साथ ही साथ में हमारी स्पीड ठीक होनी चाहिए। तो यानी कि 152 क्वेश्चंस आएंगे, 225 नंबर का पेपर होगा आपका, 155 मिनट दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए। तो मेंस में अब देखो, अब आपके दिमाग में होगा सर कि इंटरव्यू के लिए कट ऑफ में कौन कौन जोड़ा जाएगा। तो कट ऑफ सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज, बाकी ये क्वालिफाइंग नेचर के, समझ गए, बाकी ये क्वालिफाइंग नेचर के, मतलब कि क्वालिफाई आपको यहां भी करना है इनको, ठीक है, हर जगह क्वालिफाई करना है, देन आता है आपका इंटरव्यू, ठीक है। तो इंटरव्यू में वेटेज जो है वो मेंस और इंटरव्यू का 80-82 का रेशियो रहता है, ये तो सबको पता है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पता होंगे, इंटरव्यू जैसे ही हो जाएगा वैसे ही आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और फाइनल कट ऑफ मेंस और इंटरव्यू को देके बनाई जाएगी। क्यूआरई नहीं जोड़ा जाएगा आपका मेंस का, उसको उसकी सिर्फ कट ऑफ आपको निकालनी है। तो ये आपका हो गया बेटा एग्जाम पैटर्न, ठीक। बाकी एग्रीकल्चर में क्या क्या पूछा जाएगा मैं एक बार बता देता हूं। एग्रीकल्चर मेंस में क्या क्या पूछा जाएगा, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, इसके अलावा एग्रीकल्चर करंट अफेयर एंड स्कीम्स, इकोनॉमिक्स और फिजियोलॉजी और इंजीनियरिंग, ठीक है, हॉर्टिकल्चर, ये सब्जेक्ट जो है वो आपको मतलब तैयार करने हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट्स के बारे में या सिलेबस के बारे में थोड़ा सा, ठीक। चलिए, तो इसके अलावा हाँ सैलरी थोड़ा सा बता देते हैं, सैलरी, ठीक है, सैलरी थोड़ा सा बता देते हैं। ये आपकी इसी मंथ यानी जुलाई की सैलरी स्लिप है। जुलाई की सैलरी स्लिप अगर आप देखोगे थोड़ा सा ब्लर होगा, है ना, बट मैं बता देता हूं, ठीक है। जुलाई की सैलरी स्लिप है, इसमें जो अब जो टोटल सैलरी है इस मंथ की, ठीक है, वो काट पीट के जब देखा जाए तो ग्रॉस सैलरी जो है वो लगभग 83,235 है, ठीक है। लेकिन जो आपके अकाउंट में आएगी वो आएगी 76,791, 76,791, जिसमें कितना डिडक्ट हो जाएगा, 6,444। अब बाकी का जो स्पेशल अलाउंसेस हैं वो डिपेंड करते हैं, ठीक है, जैसे कहां पर आपकी पोस्टिंग हुई। तो स्पेशल अलाउंस जो है वो 12,847, बेसिक पे जो है वो 48,480 है, डियरनेस अलाउंस यानी डीए 12,459 है ना, एचआरए फ्लैट रेट, ठीक है, 3,800 समथिंग है, और सीसीए है 1200, लर्निंग अलाउंस है 850, डीए ऑन लर्निंग अलाउंस 218, डीए ऑन स्पेशल अलाउंस। तो टोटल देखो बेसिक पे जो है वो 48,000 है लगभग, ठीक है। कुल मिला के जो आपको सैलरी मिलने वाली है वो लगभग इस समय जो मिल रही है वो 76,791, ठीक है। तो धीरे धीरे बढ़ती रहती है, 1 लाख क्रॉस हो जाएगी आराम से, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट सेशन, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे आईबीपीएस सीएफओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। हाँ, जो बच्चे यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैराथन क्लासेस जो है वो इसी चैनल पे चल रही हैं, तो अटेंड करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।